2026 के अंदर आप कार लेने का सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, पेट्रोल लें, डीजल लें या फ्यूचर ईवी लें, तो आज मैं आपको ऐसा क्लियर जवाब दे दूंगा कि जिससे आपका ना खुद ही इतना आसान हो जाएगा डिसीजन लेना कि आप चुटकी भर के डिसीजन ले पाएंगे और आगे भी अपने यार दोस्तों को राय दे पाएंगे। अब पहले के सिनेरियो और आज के सिनेरियो में जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें बड़ा फर्क आ गया है। पेट्रोल के दाम अब पहले जैसे नहीं रहे, खैर वो तो बहुत टाइम से बढ़े हुए हैं। डीजल अगर आप लेने के लिए जाते हो तो भाई स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स लग गए हैं। BS 6.2 चल रहा है, आने वाले टाइम में BS 7 भी आएगा। BS 7 तक तो मुझे लगता नहीं है कि छोटे मोटे डीजल इंजन सर्वाइव कर पाएंगे, ये तो भाई खत्म ही हो जाएंगे। फिर बड़ी गाड़ियों में ही आपको डीजल इंजन देखने को मिलेंगे और वो भी मेनली हाई टैक्स के साथ आपको देखने को मिले। डीजल गाड़ियों के जो दाम है तब तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। या फिर अब जाया जाए ईवी की तरफ जो बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन जिस तेजी से भाई रफ्तार पकड़ रहा है उतनी ही तेज रफ्तार से इसके जो चार्जिंग स्टेशन है वो अभी ओपन नहीं हो रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ईवी के चार्जिंग स्टेशन बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से ईवी की तरफ देश बढ़ रहा है उतनी स्पीड से चार्जिंग स्टेशन नहीं बढ़ रहे। और चार्जिंग स्टेशन भाई जब बढ़ेंगे ना तब मैं कह सकता हूं कि हाँ ईवी एक अच्छा फ्यूचर है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं भाई इस चीज के लिए भी, खैर उसको अलग बात करेंगे क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स तो भाई हर चीज के रहते हैं। क्या पेट्रोल गाड़ी के नहीं होते, डीजल के नहीं होते? तो ईवी सिर्फ भाई ग्रीन ग्रीन नहीं है, ईवी थोड़ा बहुत डार्क भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं काफी है, क्योंकि जब बैटरी बनती है उसको बनाने में ही वो पहले भाई डार्क कर देता है, तो बाद में भले वो ग्रीन ग्रीन कर दे। तो सबसे पहले आते हैं पेट्रोल वर्सेस डीजल पे, इनका कंपैरिजन कर देखो। अगर आपकी रनिंग कम है, 1000 किलोमीटर महीना की आपकी रनिंग है, तो आपको आज भी एक पेट्रोल गाड़ी ही लेनी चाहिए। अब आप इस चीज को मुझसे लगा के देख लो, मैंने टोयोटा की हाईराइडर ली, ठीक है जी, मैं उस गाड़ी के अंदर हाइब्रिड भी ले सकता था, आऊंगा उस सवाल के ऊपर भी, लेकिन मुझे पता था कि जो मेरी हाईराइडर है उसका रन ज्यादा नहीं है। अब जैसे उस गाड़ी को हमने 29 सितंबर को लिया था और 30 मार्च को 6 महीने कंप्लीट कर लिए गाड़ी ने, और गाड़ी तकरीबन 5980 किलोमीटर चली है। अब 6000 हो गई होगी, 20-30 किलोमीटर मैंने कल भी चलाया था उसको। तो 6 महीने में 6000 किलोमीटर यानी महीने की 1000 किलोमीटर हुई। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं हाइब्रिड लेता या मैं सीएनजी की तरफ जाता तो जो पैसा मैंने एक्स्ट्रा गाड़ी के अंदर लगाया होता वो मुझे रिकवर करने में बहुत साल लग जाते। वो मेरा पैसा इतनी जल्दी रिकवर होता ही नहीं। और जब गाड़ी चलनी कम है तो पेट्रोल लेने में फायदा है ना भाई, मेंटेनेंस कम आएगी, आपकी गाड़ी का प्राइस कम रहेगा, आपका इंश्योरेंस कम आएगा, तो ये सारी चीजें ही कम हो जाती है। सर्विस का जो खर्चा है वो भी आपका कम रहता है, हाइब्रिड में थोड़ा बढ़ जाता है। और हाइब्रिड गाड़ी का क्या सीन है कि उसको आपको चलाना ही पड़ेगा। अगर आपने हाइब्रिड गाड़ी को नहीं चलाया तो जो उसकी एक्स्ट्रा बैटरी है वो चार्ज ही नहीं हो पाएगी। आप मान लो जिस हिसाब से मैं अभी हाइलाइटर को चला रहा हूं, अगर मैं उस हिसाब से चलाऊंगा तो मेरी गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज उस हिसाब से नहीं होगी, और जब भी मैं उसको चलाऊंगा वो सिर्फ पेट्रोल पे ही चलेगी। तो वो जो मुझे माइलेज का फायदा मिलने वाला होता है वो मुझे नहीं मिलेगा। तो आपने मोस्टली देखा होगा कि हाइब्रिड वही लोग ले रहे हैं, इक्का दुक्का कोई ले ले तो ले ले कि भाई फ्यूचर को सोच के भी आगे मेरी गाड़ी 2-3 साल बाद ज्यादा चलेगी, तो 2-3 साल बाद देखेंगे भाई। आज में जियो, आज की डेट में जो आप गाड़ी लो वो कम से कम 5 साल सोच के लो कि 5 साल तक मेरे को ये चीज अगर मेरी ऐसी रहनी है तो ठीक है। अगर उससे पहले यूं है कि आपको साल 2 साल में आपकी रनिंग बढ़ने वाली है, फिर तो आज आप उस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करो, नहीं तो भाई कोई फायदा नहीं है। 5 साल में तो फिर मूड ही बदल जाता है इंसान का गाड़ी बदलने का, क्या नहीं, नहीं बदलता तो वैसे बदल जाएगा। अब इसका नेगेटिव क्या रहता है, फ्यूल महंगा आएगा और जो माइलेज है वो थोड़ा कम आती है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरी गाड़ी बहुत कम माइलेज दे रही है। अभी मैं अपनी गाड़ी को चंडीगढ़ लेके गया, आना जाना मेरा तकरीबन 670 किलोमीटर का एक राउंड ट्रिप बना था, तो उसमें मेरी गाड़ी ने ओवरऑल जो माइलेज दिया था वो आया था 16.8 का, 16.8, 17 का माइलेज मान लो, जिसके अंदर गाड़ी सिटी हाईवे बहुत चली। और अगर मैं आपको सिर्फ हाईवे की माइलेज बताऊं तो 19.6 का माइलेज था, और वो भी 100-110 की स्पीड का। ऐसा नहीं कि 80 पे, 80-90 चलाऊंगा तो भाई ये 22-23 का माइलेज देती है, वो भी मैंने ट्राई कर रखा है इसके ऊपर। तो ये तो इस गाड़ी को होगा। अगर आप इस सेगमेंट से कम की लेते हो, सब 4 मीटर में लेते हो, उनको और प्यार से चलाते हो, वहां पे आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलते हैं, लेकिन 3 सिलेंडर इंजन मुझे कुछ खास समझ में नहीं आते। ठीक है भाई, अपने अपनी चॉइस हो जाती है, पसंद हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता 3 सिलेंडर। लेकिन आजकल आप देख रहे होगे कि 3 सिलेंडर इंजन ही ज़्यादा बोलबाला है, टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है,
रेट्स कम हो जाते हैं, फिर 3 सिलेंडर पे टर्बो लगा देते हैं। तो वो चीज़ अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा कि 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर का कंपैरिजन बताइए, तो वो मैं आपको कंपैरिजन ज़रूर बताऊंगा डिटेल्ड में। फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि मुझे 3 सिलेंडर लेना है, 4 लेना है, क्योंकि ये भी रहता है। अभी तो मैं सिर्फ फ्यूल का आपको बता रहा हूँ, फिर ये भी कन्फ्यूजन आएगा। तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में अगर आपको उस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो। अब आते हैं डीजल पे। अब डीजल किसको लेना चाहिए? जिसकी रनिंग बहुत ज़्यादा है और स्पेशली हाईवे रनिंग ज़्यादा है, सिटी में नहीं, क्योंकि सिटी में फिर आपको वही पता है एमिशन नॉर्म्स आ जाते हैं, BS6 हो जाता है, DPF का पंगा हो जाता है, जो आजकल अपनी हाइलक्स का भी चल रहा है। खैर वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और उसका आने वाले वीडियोस में आपको पता भी लग जाएगा। और जो मंथली रनिंग है वो नियर 2000 किलोमीटर तो होनी ही चाहिए आपकी, तभी आप उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो वहां से रिकवर कर पाओगे। सेम इज विद द हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड व्हीकल्स का भी भाई फायदा तभी आपको लेने में है जब आप उनको 1500 किलोमीटर से ऊपर ऊपर चलाओगे, ठीक है। लेकिन वो तब जब आप डेली अपनी हाइब्रिड को चलाओगे तब। डेली नहीं चलाओगे तो उसकी बैटरी चार्ज होगी नहीं उस हिसाब से, क्योंकि वो प्लग इन हाइब्रिड नहीं है। आप उसको प्लग में लगा के चार्ज कर लोगे और फिर अपना लेके निकल लोगे। प्लग इन हाइब्रिड्स भी आएंगी हमारे इंडिया में, अब आनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके ऊपर आपको वीडियो मिलेगा, अपकमिंग कार्स इन इंडिया, ठीक है। मे बी इस वीडियो या 1-2 वीडियोस के बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो अपकमिंग कार से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी गाड़ी आ रही है, तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि इस सेगमेंट में ये आ रही है, इस फ्यूल ऑप्शन के साथ ये आ रही है, इस फ्यूल ऑप्शन के साथ ये आ रही है। अब डीजल का नेगेटिव यही है कि एक तो इसका मेंटेनेंस ज़्यादा है, महंगी पड़ती है, एक्स्ट्रा DF आपको डालना पड़ता है, खैर सब ये सब मेंटेनेंस में आ जाता है। और बड़े शहरों में एक रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आप दिल्ली NCR कह लो, मेट्रो सिटीज़ में, बॉम्बे वगैरह में भी बोल रहे हैं कि बैन करेंगे, बेंगलोर में बोल रहे हैं करेंगे। क्या यार क्यों कर रहे हो बैन? यार चलने दो ना। जब आपने BS6 बना दिया, पोल्यूशन नहीं कर रही गाड़ी, तो फिर तो चलने दो। उसमें भी 10 साल का डंडा है, ये नहीं होना चाहिए। BS4 तक मान लिया हमने, आपने कर लिया। खैर अभी तक कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि भाई रिस्ट्रिक्शन का क्या है, तो अभी तक तो रिस्ट्रिक्शन हटी हुई हैं 10-15 साल वाली, वो दिल्ली में है, हमारे इधर तो अभी नहीं है। बाकी देखो भाई, सरकार का कुछ नहीं पता, कुछ भी बदल देती है। अब आते हैं फ्यूचर EV और हाइब्रिड का है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। अभी भी भाई ऐसा नहीं है कि मान लो फ्यूचर आप कह दो कि भाई सिर्फ ईवी ही ईवी है। कंपनीज की मजबूरी है ईवी लेके आना, क्योंकि उनको कैफे नॉर्म्स जो 3 आ रहे हैं उनको भाई साहब फॉलो करना है और हाई पेनल्टी से बचना है, इसलिए उनको ईवी व्हीकल्स लाने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा है क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, पोल्यूशन के लिए सरकार कर रही है, पोल्यूशन को कम करने के लिए बाकी जो और चीज़ें कम करनी चाहिए वो भी तो होनी चाहिए ना। फैक्ट्रीज है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक चीज़ नोटिस करना, जो लोग दिल्ली NCR में भी रह रहे होंगे, आप अपनी गाड़ी को अगर पीरियोडिकली या हर दूसरे तीसरे दिन वॉश कराते होगे, या सुबह गाड़ी साफ़ करने वाले भैया साफ़ करके जाते होंगे, उसके आधे 1 घंटे के अंदर ही गाड़ी के ऊपर ढेरों मिट्टी हो जाती है। ये नोटिस कर रहे हो तो आप बताना कि भाई इतनी धूल उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन की है ज़्यादा। गाड़ी का पोल्यूशन ऐसे उड़ के गाड़ी के ऊपर आके नहीं गिरता, ठीक है। तो इतनी जो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके ऊपर भी तो थोड़ा-सा प्रोटोकॉल लगना चाहिए ना, हैं? इसका भी कुछ पैमाना होना चाहिए, SPO सेट होने चाहिए इसके, कि ये इस तरीके से बने। बनाओ, अच्छा है, देश बढ़ रहा है, हमें भी अच्छा लगता है भाई, ठीक है, देश में विकास हो, लेकिन थोड़ा-सा इसके ऊपर होना चाहिए, कुछ बनना चाहिए इसके ऊपर। तो बाकी बताना आप क्या राय रखते हैं इसके ऊपर? क्या सिर्फ गाड़ियाँ ही करती हैं या बाकी और फैक्ट्रीज हुई, कंस्ट्रक्शन साइट्स हुई, ये भी तो करती है? क्योंकि जब ग्रैप लगता है तो तब कंस्ट्रक्शन भी रोकी जाती है, और जैसे ही कंस्ट्रक्शन के ऊपर आके रोक लगती है, पोल्यूशन लेवल नीचे आ जाता है, तो वहां से फर्क पड़ता है। मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार तेज है, फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हाइब्रिड एक सेफ ऑप्शन है मेरी नज़र में। अगर आप पेट्रोल डीजल नहीं लेना चाहते तो हाइब्रिड आपके लिए एक सेफ ऑप्शन है। और आने वाले टाइम में आप देख लेना, इस साल और आने वाले सालों में आपको हाइब्रिड गाड़ियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी इन कंपैरिजन पेट्रोल और डीजल। ऐसा नहीं है पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, नहीं, डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड क्यों कम होएगी? क्योंकि जिस हिसाब की गाड़ी हम चलाना पसंद करते हैं, जिस हिसाब की हम गाड़ियां लेना पसंद करते हैं, उस हिसाब की गाड़ियां बननी ही बंद हो जाएंगी। अब जब बननी ही उस तरीके की बंद हो जाएंगी तो बंदा सोचेगा यार फिर मैं इसके ऊपर खाना पूर्ति करने के लिए क्यों लूँ, फिर मैं ये ले लेता हूँ। आज भी आपको बताता हूं कि बहुत से लोग सिर्फ मजबूरी के अंदर भाई ईवी गाड़ियां खरीद रहे हैं। उनको कोई शौक नहीं है लेने का, सिर्फ मजबूरी में ले रहे हैं।
बहुत सी गाड़ियां आप देख रहे होगे, कंपनियां सिर्फ और सिर्फ ईवी के अंदर निकाल रही हैं। एमजी ने जो अपनी M9 है वो देख लो, ईवी के अंदर निकाली है। साइबस्टर जो स्पोर्ट्स कार है वो ईवी के अंदर है। इवन टाटा की जितनी गाड़ियां हैं लगभग भाई वो ईवी के अंदर है। चलो तो अच्छा है उनके लिए, उनको फायदा देगा कैफे 3 नॉर्म्स के अंदर, ठीक है। महिंद्रा ने बिल्कुल अपना अलग पोर्टफोलियो चला रखा है। कुछ गाड़ियां जो सिर्फ जैसे B6 जैसी गाड़ी है, वो भाई पेट्रोल या डीजल में होती है तो मैं बिल्कुल लेता हूँ उस गाड़ी को, बड़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है, अंदर बैठ के बड़ा मजा आता है। लेकिन जब ईवी आ जाता है ना, बिकॉज आई एम नॉट अ ईवी गाय भाई, मुझे ईवी गाड़ियां अभी पसंद नहीं है। फ्यूचर में क्या पता मैं भी कभी ले लूं, ठीक है, वो तो भविष्य बताएगा कि कैसा होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज की डेट में देखते हो तो मैं खुद के लिए तो ईवी गाड़ी नहीं लूंगा। जब तक मेरे को रहेगा कि हाँ मेरे हिसाब की पेट्रोल डीजल मिल रही है, मैं तब तक लूंगा, चाहे थोड़ा बहुत जूझना पड़े मेरे को उससे। पर पेट्रोल डीजल का मजा भाई पेट्रोल डीजल का ही है। क्योंकि डर पता है कहाँ लगता है ईवी से? चार्जिंग में। रेंज एंग्जाइटी। तेरा जिमनी बेचने का एक, कई बार आप पूछते हो कि विक्रम भाई आपने जिमनी क्यों सेल करी? जिमनी बेचने का मेन कारण एक ये भी था कि जब मैं ज्योतिर्लिंग वाले ट्रिप पे गया था, महाराष्ट्र वाले पे, वहां पे भीमा शंकर के अंदर मेरी गाड़ी के अंदर रेंज बिल्कुल कम बच गई थी। हालांकि जिस टाइम मैं जा रहा था मेरे को यह था कि अच्छा खासा मेरे पास पेट्रोल है, मैं वापस आ जाऊंगा, 150 की रेंज थी। लेकिन वहां जाम लग गया और गाड़ी खड़ी स्टार्ट रही तो उसमें मेरा फ्यूल लग गया। और वापस जब मैं आया तो वहाँ पेट्रोल पंप बंद था। बाहर आके पेट्रोल पंप मुझे मिला, उससे पहले उस पंप तक पहुंचने के लिए मेरे को ब्लैक में फ्यूल लेना पड़ा। 10 लीटर फ्यूल मैंने अपनी जिमनी के अंदर डाला, तब मैं वहाँ से निकल पाया। तब मुझे ये लगा कि यार देखो, जब पेट्रोल आज मुझे लेना पड़ रहा है और खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो गया ईवी गाड़ी हो और चार्जिंग ना मिले, जो कि मेरे साथ तो ऐसे पहली बार हो रखा है, मैंने ट्राई कर रखा है। लेकिन अब क्या नया सिनेरियो चल रहा है, तो वो उसके लिए मैं एक बार एक ईवी गाड़ी लेके निकलेंगे, चेक करेंगे कि आजकल क्या कुछ नया अपडेट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बेटर हुआ है नहीं हुआ। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार एक तो इसकी स्टोरेज टैंक नहीं है, दूसरा फैमिली के साथ जब आज मुझे यहाँ पेट्रोल के लिए इतना करना पड़ रहा है, तो ईवी के लिए तो भाई साहब बुरा हाल हो जाएगा चार्जिंग नहीं मिली तो। ये चीज़ है जो मुझे रोकती है थोड़ा सा ईवी की तरफ जाने के लिए। चलाने में बड़ा मज़ा आता है, पंजा दा वो गाड़ी भूं करके निकलती है, चलाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन चार्जिंग में मज़ा नहीं आता। ईवी आपको फायदेमंद पड़ती भी तभी है जब आप उसको घर पे चार्ज करते हो। अगर आप ऑल द टाइम उसको बाहर ही चार्ज करोगे तो आपको वो सस्ती नहीं पड़ेगी। मैंने उस टाइम में कैलकुलेट किया था जब मेरे पास स्कॉर्पियन होती थी और मैं एमजी की ZS ईवी लेके गया था, उतने ही किलोमीटर जितना मैंने चलाया था, 600 किलोमीटर चली, 1000 किलोमीटर, जो भी हमारा ट्रिप था, जितने भी किलोमीटर का था, उसमें सिर्फ 2000 रुपये का फर्क था। चार्जिंग हमारी जितने की लगी थी उसमें अगर मैं 2000 और एक्स्ट्रा डाल देता तो उतने ही डीजल में मैं स्कॉर्पियन के अंदर घूम के आ जाता। ये चीज़ थी। तो एक मात्र 2000 के लिए भाई फिर बंदा क्यों ऐसे करेगा? तो ईवी अगर आप ले रहे हो तो आपको ईवी मोस्टली घर पे ही चार्ज करनी है। जो कंपनी आपको हाई चार्ज देती है, चाहे वो 7.2 किलोवाट का वाला हुआ, तो उस पे अगर आप घर पे चार्ज करोगे तो ही आप ईवी से बेनिफिट ले पाओगे। और ईवी वाले बंदे को भाई डेली, मैं ये मानता हूँ, 50 नहीं 100 किलोमीटर चलानी चाहिए, तब वो पैसा रिकवर कर पाएगा। सोना उठना बैठना सब भाई ईवी के अंदर होना चाहिए उसका, तभी भाई इसके लिए ईवी एक फायदेमंद सौदा रहेगी। ईवी के लिए तो मैं मंथली रनिंग बोलता हूँ भाई 3000 किलोमीटर। बिल्कुल, अगर आप 3000 किलोमीटर महीने का चलाते हैं, यानी डेली का 100 किलोमीटर निकालते हैं, तो आपको ईवी लेनी चाहिए। अदरवाइज हाइब्रिड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन हाइब्रिड में अभी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। ग्रैंड विटारा हाई राइडर मिलती है और बड़ी में आपको इनोवा हाई क्रॉस मिलती है, और आगे सेडान में जाएंगे तो उसके अंदर आपको एक होंडा सिटी मिलती है और या फिर आपको कैमरी मिलती है। तो ज़्यादा ऑप्शन अभी नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन आपको मिलेंगे। नई डस्टर है वो भी आपको हाइब्रिड के साथ मिलेगी देखने को, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। हो सकता है हुंडई आने वाले टाइम में अपनी क्रेटा के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे, टाटा अपनी सिएरा के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे, तो बहुत कुछ हो सकता है। सब लोग लगे हुए हैं भाई टेक्नोलॉजी में बदलाव करने के लिए, क्योंकि सर्वाइव तो सबको करना है ना भाई। तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ किसको कौन सी कार लेनी चाहिए। 10 से 20 किलोमीटर का रन है, पेट्रोल ले लो। 30 से 100 किलोमीटर चलाते हो, डीजल ले लो, हाईवे रन ज्यादा है तो। अदरवाइज गो विद द हाइब्रिड। शहर में रहते हो, चार्जिंग पॉसिबल है, फिक्स रन है, तो आपको ईवी लेनी चाहिए। सबसे सेफ फ्यूचर ऑप्शन है हाइब्रिड। अगर आप फ्यूचर को सोच के, अगर आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी लेते हो, भाई आज मैंने गाड़ी ले ली, मैं 10-15 साल तो नहीं बदलूंगा, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड गाड़ी बनी है, फिर आपको एक हाइब्रिड व्हीकल ही लेना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आज मैं अपनी कार खरीदता हूं तो मुझे गाड़ी आज भी अपने हिसाब से लेनी है। फ्यूचर को तो देखो, ठीक है, समझो,
ट्रेंड को भी देखो, लेकिन ज़रूरत भी देखो। जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, किलोमीटर वाइज़ बताई हैं, रनिंग वाइज़ बताई हैं, ये सारी चीज़ों को समझो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को समझो, बैटरी को समझो, हाइब्रिड को समझो, पेट्रोल, डीज़ल सारे खर्चों को मिला के सोच के अपना दिमाग लगाओ, तब आप पेट्रोल, डीज़ल, हाइब्रिड या ईवी की तरफ जाओ। एक गाड़ी और है भाई, सीएनजी। सीएनजी गाड़ी आप ले सकते हो अगर आपका सेम डीजल जितना ही रन है, तो आप सीएनजी गाड़ी भी ले सकते हो, लेकिन पर्सनल व्हीकल के अंदर मैं सीएनजी ना बहुत कम लोगों को सजेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ यार अगर आपकी रनिंग है तो बेटर है आप डीजल की तरफ चले जाओ, सीएनजी कम सजेस्ट करो, क्योंकि सीएनजी के ऊपर भाई आज भी लाइनें कम हुई नहीं हैं। अगर आपके शहर में इजीली सीएनजी अवेलेबल है और ज़्यादा प्राइस पे नहीं है तो आप सीएनजी ले सकते हो। सीएनजी में एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आपकी स्टोरेज की हो जाती है, लेकिन ये स्टोरेज भाई टाटा ने आपकी ठीक कर दी, मारुति ने सही कर दी। अब मारुति ने दे दिया भाई अंडर सीट दे दिया, टाटा ने वहाँ पे डुअल सिलेंडर दे दिया, तो स्टोरेज आपको अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आपकी रनिंग डीजल के बराबर की ही है तो आप भाई सीएनजी व्हीकल ले सकते हो। एक चीज़ रह जाती है कि सीएनजी में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता, वो आपको सिर्फ टाटा देता है, अपनी पंच के अंदर देता है, आपकी टियागो के अंदर देता है। आने वाले टाइम में हो सकता है मारुति इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक दे दे, क्योंकि उनके पास है ना उनका एजीएस जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट, जो एएमटी ट्रांसमिशन ही है, तो वो हो सकता है मारुति ला दे सीएनजी गाड़ियों के अंदर। बाकी टैक्सी में और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर तो भाई देखो आपका सीएनजी चलती चलती उनको वारा ही वही खाती है भाई, क्या नहीं। कि इसके साथ एक सवाल और लूँगा कि अभी एक भाई हैं उनके पास एक अर्टिगा है डीजल की, अभी जस्ट मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो कई बार नोटिफिकेशन आ जाता है ना तो बंदा देख लेता, अभी दिखा मुझे तो मैंने देखा, वो भी अर्टिगा चला रहे हैं डीजल, उनको शिफ्ट करना है, वो सोच रहे हैं कि मैं किस पे जाऊँ, इनोवा क्रिस्टा पे जाऊँ जिसकी रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी है, सॉलिड है, लैडर फ्रेम चैसी उसको अंदर मिलती है, या फिर मैं हाई क्रॉस पे जाऊँ, लेकिन हाई क्रॉस में मुझे वो पंच नहीं मिलता, ये नहीं। देखो हाई क्रॉस जो गाड़ी है वो उस मजे के लिए नहीं है कि आपको पंच वाली ड्राइव चाहिए, पंची जो ड्राइव होती है ना, ये भाई शू शा कर दिया, वो चीज़ नहीं मिलेगी उसके अंदर आपको, लेकिन उस गाड़ी के अंदर भाई आपको इतना तगड़ा कंफर्ट मिलेगा जो 2 करोड़ की गाड़ी में नहीं मिलता। ये बात सत्य है। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लैग करती है, ठीक है? अब ऐसे तो भाई भगाने में मैं हाईराइडर को भगा भी लेता हूँ, ठीक है? लेकिन हाईराइडर भागने के लिए नहीं बनी है, वो बनी है आराम से हल्के पंजे से चलने के लिए, कंफर्ट के लिए बनी है। और इनोवा हाई क्रॉस जो है वो कंफर्ट, माइलेज, फीचर्स, अच्छे खासे फीचर्स देती है टोयोटा उसके अंदर, जो आपको फॉर्च्यूनर में देखने को नहीं मिलते। तो भाई अगर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते चलो और आज भी देखो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि देखो अब डीपीएफ का थोड़ा पंगा रहता ही है, और जो है डीजल गाड़ियाँ भाई 2021 के बाद से जैसे BS6 चला था ना, अब गाड़ियों में दिक्कत आनी स्टार्ट हो रही है। आप मोस्टली रील्स आजकल देख रहे होगे, डीपीएफ चोक होने की, क्रिस्टलाइजेशन होने की बहुत ज़्यादा। भाई बहुत सी प्रॉब्लम आज भी ऐसी जो हाईलाइट नहीं की जाती। मेरे वाली जो प्रॉब्लम है मैंने हाईलाइट करी है, उसके बाद बहुत लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि विक्रम भाई हम भी ये चीज़ फेस कर रहे थे, लेकिन बोले किसको, बताएं किसको। तो कोई बात नहीं भाई, हम बैठे हैं, हम हाईलाइट करेंगे, हम बताएंगे। तो वही बात है, अगर आपका पड़ता खाता है हाइब्रिड पे, पेट्रोल पे, बाकी पे, तो मैं अब यही कहूँगा आपको कि आप डीजल छोड़ दो। डीजल तभी लो कि बिल्कुल डाई हार्ड फैन हो, रनिंग हाईवे की ज़्यादा है तो डीजल लो, ठीक है? तो भाई आप अपना ले लो इनोवा हाई क्रॉस, बेटर रहेगा। रनिंग कम है पेट्रोल वाले ले लो, GXO वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, रनिंग ज़्यादा है तो हाइब्रिड आपको लेनी चाहिए। बाकी पहाड़ों वगैरह में चढ़ने में, ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल नहीं जाना, और जो पहले से वीडियोस देख रहे हैं आप भी सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है? मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि मुझे पेट्रोल लेनी है, डीजल लेनी है, हाइब्रिड लेनी है, या ईवी लेनी है, या सीएनजी। अरे बाप रे, बहुत सारे, आने वाले टाइम में और भी कुछ और हो जाएगा, हाइड्रोजन भी तो आना बाकी है।